गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर सब्जेक्ट कोड EL 304 सब्जेक्ट नेम माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग के यूनिट थर्ड का टॉपिक है इम्पैक्ट डायोड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इम्पैक्ट डायोड तो लास्ट की जो लेक्चर था उसमें हमने टनल डायोड के बारे में पढ़ा था और उससे पहले गन डायोड व पिन डायोड इस यूनिट के जो बाकी भाग हैं वो हम पहले पढ़ चुके थे। तो लास्ट जो टॉपिक बचा है हमारा वो इम्पैक्ट डायोड है। तो इम्पैक्ट डायोड क्या होता है? इम्पैक्ट डायोड जो एवलेंस ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस जो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताए थे उस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी जो वर्किंग रहेगी वो दो मैकेनिज्म पर आधारित होगी। एक तो एवलेंस ब्रेकडाउन और दूसरा रहेगा ट्रांजिट टाइम, यानी चार्ज कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जो समय लगा उसे हमने ट्रांजिट टाइम। तो एवलेंस ब्रेकडाउन प्लस ट्रांजिट टाइम दो इफेक्ट मिलकर इस पूरे डायोड की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो रिले ऑन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ब्रेकडाउन अक्रॉस ए रिवर्स बायस PN जंक्शन, यानी इसकी वर्किंग किस पर आधारित होगी कि डायोड का ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज। तो इसमें हम जो PN जंक्शन डायोड होगा उसको हम रिवर्स बायस में बायसिंग करेंगे उसकी, और वोल्टेज इतनी हाई होगी कि वहाँ पे एवलेंस ब्रेकडाउन का इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। द एवलेंस डायोड ऑसिलेटर यूज कैरियर इम्पैक्ट आयनाइजेशन एंड ड्रिफ्ट इन हाई फील्ड रीजन ऑफ ए सेमीकंडक्टर जंक्शन टू प्रोड्यूस ए नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो जो कि इसके स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं कि इसकी वर्किंग दो इफेक्ट पर आधारित होगी। पहला तो एवलेंस ब्रेकडाउन, जिसमें एवलेंस मल्टीप्लिकेशन के कारण चार्ज कैरियर पैदा होंगे और एक करंट पैदा होगा। ये चार्ज कैरियर जब ड्रिफ्ट करते हुए एक जगह से यानी बैटरी के टर्मिनल तक जब पहुंचेंगे तो एक समय लेंगे जिसे हमने ट्रांजिट टाइम कहा है। एक दूसरा इफेक्ट ये रहेगा कि ट्रांजिट टाइम यानी उसको एक समय लगा चार्ज कैरियर को पैदा हुए वहाँ से और बैटरी के टर्मिनल तक पहुँचने में। तो इन दोनों के कारण जो फाइनल जो एक्सटर्नल जो सर्किट में जो करंट होगा वो वोल्टेज के 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर फ्लो करेगा। यानी 180 डिग्री का मतलब है कि जहाँ वोल्टेज पॉजिटिव होगी वहाँ करंट नेगेटिव होगा, जहाँ वोल्टेज नेगेटिव होगी वहाँ करंट पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, जिसके कारण कि V/I का जो रेशियो है वो क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा। यानी जो हमारा डायोड है वो ऋणात्मक प्रतिरोध को शो करेगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाएगा। तो वर्किंग इसकी दो इफेक्ट पर रहेगी, एवलेंस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म प्लस में ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, यानी चार्ज कैरियर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो समय लगा उसके इन दोनों को मिलाकर जो एक्सटर्नल बाह्य जो परिपथ है हमारा उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज के 180 डिग्री पे फेज शिफ्ट पर निकल कर आता है, जिससे कि दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होने के कारण पॉजिटिव जहां वोल्टेज होगी वहां नेगेटिव करंट आएगा। इस प्रकार R=V/I हमारा नेगेटिव निकल के आता है, तो ऋणात्मक प्रतिरोध को शो करेगा ये हमारा डायोड। ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो इम्पैक्ट डायोड के टू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ जो एवलेंस जो हमने बताया कि ये एवलेंस ट्रांजिट टाइम डिवाइस से बिलोंग करता है इम्पैक्ट डायोड। तो इसके दो मोड होते हैं। पहला तो है इम्पैक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है इम्पैक्ट आयनाइजेशन एवलेंस ट्रांजिट टाइम ऑपरेशन, यानी जो इम्पैक्ट आयनाइजेशन किसके कारण होगा? एवलेंस ब्रेकडाउन के कारण। और दूसरा रहेगा ट्रांजिट टाइम की जो चार्ज कैरियर पैदा हुए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय लगेगा उसके कारण जो ऑपरेशन होगा। तो दो मोड होते हैं इसके, एक तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन एवलेंस ट्रांजिट टाइम ऑपरेशन, और दूसरा ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलेंस ट्रिगर्ड ट्रांजिट ऑपरेशन।
तो पहले की जो एफिशिएंसी है वो 5 to 10% होती है, यानी ये जस्ट इसका बेसिक है एवलेंस ओसिलेटर का, और दूसरा है ये इसका एडवांस है ट्रैप हेड। तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज होती है 20 to 60%। लेकिन जो हमारे जो सिलेबस में है वो इम्पैक्ट आयनाइजेशन एवलेंस ट्रांजिट टाइम डायोड है, यानी इम्पैक्ट डायोड हमारे सिलेबस में है। तो आज के जो हमारे लेक्चर का जो पार्ट रहेगा वो इम्पैक्ट डायोड रहेगा। तो इम्पैक्ट डायोड की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इम्पैक्ट डायोड फैमिली इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट जंक्शन एंड मेटल सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, कि इसमें एक से अधिक जंक्शन होंगे और सेमीकंडक्टर मटेरियल रहेंगे एक से अधिक टाइप के, यानी P प्लस N प्लस और ये। तो द फर्स्ट impact oscillation was obtained from a simple PN junction diode biased into a reverse avalanche breakdown and mounted in a microwave cavity। जो सबसे पहला इम्पैक्ट ओसिलेशन था वो एक सिंपल सिलिकॉन के पीएन जंक्शन डायोड से को रिवर्स बायस में ऑपरेट करके तथा उसको एक माइक्रोवेव कैविटी के अंदर रखने पर एक ओसिलेशन हमें मिले थे, वो इम्पैक्ट ओसिलेशन थे। तो उसकी हम आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इससे संबंधित रहेगा। तो ओरिजिनल पर्पज ऑफ ए माइक्रोवेव डिवाइस फॉर द इम्पैक्ट टाइप वाज मेड बाय रीड। तो रीड के नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये इसका ओरिजिनल प्रपोजल रखा गया था। तो इन्हीं के नाम पर इस डायोड को रीड डायोड भी कहा जाता है, यानी सिंपल इम्पैक्ट डायोड क्या है उसको रीड डायोड भी, सबसे पहला जो इम्पैक्ट डायोड था वो रीड नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसको रीड डायोड भी कहा जाता है, READ, रीड डायोड भी इसको कहा जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी थी, P प्लस लेयर, देन N लेयर, देन N माइनस एंड N प्लस। तो P प्लस और N जो के बीच में जो जंक्शन बना ये एवलेंस रीजन कहलाएगा, P प्लस और N वाला रीजन। बाकी जो N माइनस है इसको N माइनस, यानी इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन इतनी कम है कि इसको हम इंट्रेंसिक लेयर भी कह सकते हैं। तो कई जगह आपको नोटेशन मिलेगा कि P प्लस N I एंड N प्लस, यानी इंट्रेंसिक, यानी डोपिंग कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो है कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, P प्लस N, N माइनस एंड N प्लस। तो ये जो रीजन है ये कहलाता है एवलेंस रीजन, यानी P प्लस और N के मध्य जो जंक्शन बना है ये एवलेंस रीजन यहाँ कहलाएगा। और जो N माइनस या जिसे हम I कह रहे हैं ये कहलाएगा हमारा ड्रिफ्ट रीजन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा ड्रिफ्ट रीजन, यानी जब हम इस डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट डायोड को हमने बताया है कि रिवर्स बायस में ऑपरेट करना है तभी एवलेंस ब्रेकडाउन होगा। तो रिवर्स बायस में जब इसको ऑपरेट करेंगे तो P प्लस N जंक्शन पर चार्ज कैरियर पैदा होंगे और ये चार्ज कैरियर जो होल हैं वो इधर मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनोड की तरफ मूव करने के कारण ये यहाँ ट्रैवल करने में, यानी इस क्षेत्र से होते हुए गुजरेंगे तब एनोड पे पहुँचेंगे। तो इस ड्रिफ्ट रीजन में जब ये यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो उनके द्वारा एक समय लिया जाएगा जिसको हम कहेंगे ट्रांजिट टाइम। तो जो इंट्रोडक्शन से हम जो दो बातें करते आ रहे थे कि एवलेंस ब्रेकडाउन होगा जिसके कारण चार्ज कैरियर पैदा होंगे, वो यहाँ होंगे, और उन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ से इस ड्रिफ्ट रीजन में को पार करने में जो समय लगा उसे हम ट्रांजिट टाइम समय कहेंगे। उसको पार करके फिर ये एनोड वे, क्योंकि इस ड्रिफ्ट रीजन की चौड़ाई हमने अधिक रखी हुई है तो इसको पार करने में उनको एक नोटिसेबल टाइम लगेगा। और ये ऐसा जानबूझकर किया गया है कि ड्रिफ्ट रीजन की चौड़ाई अधिक रखी गई है, इससे कि हमें आगे जाके ये बेनिफिट करेगा, यानी ये कि ये फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए ऐसा जानबूझकर यानी किया गया है ताकि कि उसको इतना समय लगे, और वो एक जब करंट फ्लो होगा उसके कारण तो एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस पर होगा। जब हम इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो इम्पैक्ट डायोड में क्या हो गया कंस्ट्रक्शन कि ये P प्लस N, N माइनस और N प्लस स्ट्रक्चर का डायोड होता है, जहाँ पे प्लस जो सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट ये किसको दर्शाता है,
ये हाई डोपिंग कंसंट्रेशन को दर्शाता है तथा माइनस वाला लो डोपिंग कंसंट्रेशन को दर्शाता है। तो यही सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द रीड डायोड कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, कि रीड डायोड में दो रीजन होते हैं। पहला है द एवलांच रीजन, द एवलांचे रीजन ए रीजन विद रिलेटिवली हाई डोपिंग एंड हाई फील्ड इन विच एवलांचे मल्टीप्लिकेशन अकर्स, कि वो रीजन जहाँ पर एवलांचे ब्रेकडाउन या एवलांचे मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एवलांचे रीजन कहलाएगा। दूसरा रीजन है द ड्रिफ्ट रीजन, ए रीजन विद essentially intrinsic doping and constant field in which जनरेटेड होल ड्रिफ्ट टुवर्ड द कॉन्टैक्ट, वो रीजन जिनमें से जो चार्ज कैरियर हैं वो ड्रिफ्ट करते हुए, इसको पार करते हुए बैटरी के सिरे तक पहुंचेंगे, वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट रीजन कहलाएगा। इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन लो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर रखी जाती है और इसमें जो फील्ड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। आगे चल के हम देखेंगे तो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कांस्टेंट इसमें रहती है। रीड डायोड इज बेसिक टाइप इन इम्पैक्ट डायोड फैमिली, कि ये एक बिल्कुल ही बेसिक डायोड था। एंड सिमिलर डिवाइस कैन बी बिल्ट इन द N प्लस पी आई और P प्लस स्ट्रक्चर, यानी इसको जस्ट ये दे हम उल्टा भी करते P प्लस के जगह N प्लस, यहाँ P, यहाँ N- के जगह P माइनस और यहाँ N प्लस की जगह P प्लस, तो भी ये जो डायोड बनेगा वो इम्पैक्ट डायोड भी रहेगा। यानी दोनों टाइप से इसको बनाया जा सकता है, P प्लस N आई N प्लस या N प्लस P आई और P प्लस से भी इसको बनाया जा सकता है। तो दो स्ट्रक्चर हैं इसके जिससे इसको बनाया जा सकता है। तो अब इसके पढ़ेंगे वर्किंग के लिए जैसा कि हमने बताया इसको सबसे पहले रिवर्स बायस में बायस किया जाएगा। तो ये इसका जो उससे पहले जो डायग्राम है, ये फिजिकल डायग्राम इसका दर्शाया गया है कि ये देखने में कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ये ऑपरेशन, इम्पैक्ट डायोड का ऑपरेशन या वर्किंग। तो द डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस नियर ब्रेकडाउन एंड बोथ N and N माइनस रीजन आर कम्प्लीटली डिप्लीटेड, कि इस डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। रिवर्स बायस का ऑपरेट करने का मतलब है P वाले टर्मिनल को हम बैटरी के कैथोड से जोड़ेंगे और N वाले को बैटरी के एनोड से। तो ये किस बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में अब होने के कारण अब यहाँ क्या होगी, जो एक डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इंक्रीज होगी, क्योंकि P प्लस हाई डोपिंग वाला है तो इसमें चौड़ाई कम, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम एरिया कवर करेगी, जबकि इधर वाले रीजन में क्या करेगी, इस पूरे N को पार करके पूरे N माइनस को भी पार कर देगी। यानी डिप्लेशन लेयर कहाँ तक पहुँच जाएगी, हमारे यहाँ N माइनस और N प्लस का जो ये जहाँ कर्सर मूव कर रहा है इस बाउंड्री तक डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई पहुँच जाएगी और इधर ये थोड़ा सा एरिया कवर करेगी। तो ये पहला पॉइंट बता रहे हैं कि द डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस नियर ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज के आसपास इसके वोल्टेज रखी जाती है। एंड बोथ N एंड N माइनस रीजन आर कम्प्लीटली डिप्लेटेड, कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इसको पार करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डोपिंग कंसंट्रेशन between drift region and avalanche region, the electric field is high, peaked in the avalanche region and nearly flat in the drift region. तो डोपिंग कंसंट्रेशन का डिफरेंस इस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि P प्लस की हाई डोपिंग है सबसे ज़्यादा, फिर N की नॉर्मल है, N माइनस में बिल्कुल ही कम हो गया इंट्रिंसिक के बराबर और N प्लस P प्लस के बराबर है। तो हाई डोपिंग होने के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में अत्यधिक, यानी सबसे हाई इस रीजन में इस जंक्शन पे रहेगी P प्लस N जंक्शन पे, और बाकी का जो ये ड्रिफ्ट रीजन है इसमें वो एकदम कांस्टेंट क्या फ्लैट हो जाती है। तो ये आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है, ये P प्लस N जंक्शन पर एकदम पीक है, हाई है, और फिर ये डिक्रीज करते हुए क्योंकि इंट्रिंसिक वो आ जाता है हमारा रीजन के, तो उसमें एकदम फ्लैट हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट ये बता रहा था। थर्ड पॉइंट, इन ऑपरेशन एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स एट द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस generates a large number of
होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय इम्पैक्ट आयनाइजेशन। इस जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अत्यधिक होने के कारण यहाँ क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, जब डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो वो ब्रेकडाउन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हाई होने के कारण यहाँ एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गतिशील हो जाते हैं, जबकि होल कैथोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। The hole are swept into cathode, but the electron travel across the drift region towards anode. कि होल तो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट रीजन को पार करते हुए एनोड की तरफ जाते हैं। और जब वो ड्रिफ्ट रीजन को पार करेंगे तो इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण उसको एक समय लगेगा, वहाँ एनोड तक पहुँचने में एक समय लगेगा। और उस समय के कारण कितना क्या होता है वो आने वाली स्लाइड में हम देखते हैं। तो द कैरियर करंट IOT is generated at avalanche region by avalanche multiplication। कि इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए, इसके कारण एक करंट पैदा होता है जिसे हम IOT से डिनोट करते हैं, ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हमारा वो डायोड, इसमें हम रिवर्स बायस में ऑपरेट किया तो ये हाईएस्ट फील्ड जंक्शन पे ये दर्शाई हुई थी, लास्ट जो डायग्राम में पड़ा, और आगे कांस्टेंट हो जाती है। और ये इसके साथ एक RF सिग्नल ने इसमें लगाया हुआ है जो कि AC सिग्नल है। तो इसमें बहुत सिग्नल है, DC एंड AC को जब हम लगाते हैं, DC अप्लाइड प्लस RF वोल्टेज जो कि साइनोसोडल वेव है एक हमारी, उसको दर्शाया गया है। तो उसके कारण एक करंट जो देख पा रहे हैं आप, ये करंट पैदा होता है किस जंक्शन के ऊपर, ये N+P या P+N जंक्शन जो हमारे एवलांच रीजन है उस पर एक करंट बहना शुरू हो जाता है, IOT जिसे हम डिनोट करते हैं कि द कैरियर करंट IOT इज जनरेटेड एट द एवलांचे रीजन बाय एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। कि इस एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण यहाँ जंक्शन पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये हैं। तो ये धीरे 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 इंक्रीज करता हुआ अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि DC वोल्टेज से हमने उसको रिवर्स बायस तो कर रखा है, और जब तक इसकी पॉजिटिव साइकिल आएगा, जब तक ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तब तक ये करंट इंक्रीज होता रहेगा, तब तक ये, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है वो एवलांच ब्रेकडाउन की जो वोल्टेज है उससे अधिक रहेगी पॉजिटिव साइकिल जब तक रहेगा। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करता है, और ये तब तक इंक्रीज कर देगा जब तक ये इसके बिल्कुल मिडल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, साइकिल के मिडल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। तो जब तक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर रहेगी फील्ड का मान या वोल्टेज का मान, तो करंट इंक्रीज रहेगा और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, और मिडल पॉइंट तक आने पर ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये RF वोल्टेज नीचे जाना शुरू कर देती है तो वोल्टेज का मान धीरे धीरे नीचे आएगा, डाउन आएगा, जिससे कि करंट डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू कर देगा। और जब ये मैक्सिमम नेगेटिव आएगा उस टाइम करंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक पल्स मिलती है, जो कि एक पल्स के शेप में हमें क्या मिलता है, एक करंट मिलता है, जो कि पहले एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और RF वोल्टेज के मिडल पॉइंट पर वो मैक्सिमम पर पहुंचता है, और फिर वो डिक्रीज करता हुआ जब ये मैक्सिमम नेगेटिव पर पहुंचती है तो शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार जो IOT करंट है वो हमें एक शॉर्ट पल्स के रूप में मिलता है, यानी एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण एक, जैसे जंक्शन के ऊपर क्या पैदा होती है, पल्स पैदा होती है। लेकिन आप वोल्टेज और जब करंट के मध्य की रिलेशन देखेंगे तो ये जब मैक्सिमम पॉजिटिव है तो ये जीरो है, जब ये जीरो हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाता है, और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो ये फिर से जीरो हो जाता है। तो यानी ये करंट और वोल्टेज के मध्य एक 90 डिग्री का क्या आ जाता है, फेज शिफ्ट आ जाता है। यानी यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट कहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है।
तो वोल्टेज और करंट के मध्य क्या आ गया, एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। इस दूसरे वाले 90 को अभी आप मत देखिए, आगे एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे आता है। तो पहला 90 आप देखिए कि कैसे आता है कि जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ से हमारा करंट इंक्रीज करना शुरू करता है, और जब तक ये पॉजिटिव ही रहेगी तब तक ये इंक्रीज करना, यानी यहाँ पर आके तो हमारा एवलेंस ब्रेकडाउन शुरू होता है मैक्सिमम पॉजिटिव आके, और फिर ये जब तक पॉजिटिव रहती है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहता है, और जब ये मिडिल पॉइंट तक आकर ये अपने मैक्सिमम पर पहुँच जाता है। मैक्सिमम पर पहुँच जाने के कारण फिर ये जैसे वोल्टेज नेगेटिव शुरू हो जाती है तो ये धीरे 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 डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार वोल्टेज और करंट के मध्य एक माइनस वो 90 डिग्री का क्या आ जाता है, फेज शिफ्ट आ जाता है। तो पॉइंट्स के रूप में देख लेते हैं अभी इतना ही आप एक बार। तो द कैरियर करंट IOT इज जनरेटेड एवलांच रीजन बाय एवलांच मल्टीप्लिकेशन, कि एवलांच मल्टीप्लिकेशन या ब्रेकडाउन के कारण एक कैरियर करंट IOT पैदा होता है। द कैरियर करंट IOT इज इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, कि IOT हमारे एक शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स के रूप में होता है, एंड इट रीचेज इट्स मैक्सिमम इन मिडल ऑफ AC वोल्टेज साइकिल, कि ये अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचता है जब AC वोल्टेज का मध्य आता है। एंड इस प्रकार क्या होता है, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन RF सिग्नल एंड IOT इज 90 डिग्री, कि इस प्रकार उस IOT करंट और RF सिग्नल के मध्य एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। ऐसा हो गया कि करंट चार्ज कैरियर पैदा हुए, उसके कारण एक शॉर्ट पल्स के रूप में करंट पैदा हुआ। अब ये चार्ज कैरियर क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करते हुए इस I रीजन से इस बैटरी के टर्मिनल तक पहुंचेंगे। तो एज चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट दे इंड्यूस इमेज चार्ज ऑन द एनोड गिविंग राइज टू ए displacement current in the external circuit, and that is average constant current। जब ये चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट करते हुए बैटरी के सिरे पर पहुंचेंगे तो वो बाह्य जो परिपथ है उसमें एक करंट फ्लो करेगा जो कि एक कांस्टेंट करंट रहेगा और एवरेज करंट रहेगा। जब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो IET का मान निकल के आएगा। IET क्या है कि Q अपॉन ट्रांजिट टाइम, कि Q कितना चार्ज है चार्ज कैरियर पर और इसको समय कितना लगा इस ड्रिफ्ट रीजन को पार करने में, इसको हम कह देते हैं टाउ, कि टाउ इसको यदि समय लगता है तो करंट क्या हो जाएगा, IET का मान क्या रहेगा, Q अपॉन टाउ। अब टाउ क्या है हमारा, क्या है टाइम, और टाइम यदि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं VD से तो टाइम क्या लगेगा कि L अपॉन VD, कि ये L इस रीजन की क्या है चौड़ाई है तो L अपॉन VD लगेगा। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा L अपॉन VD। इस प्रकार IET का मान क्या निकल के आएगा हमारे फाइनली VD इंटू Q डिवाइड बाई L, जो कि क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यानी जितनी देर के लिए IOT करंट फ्लो करेगा इसमें और उसके बाद इनको चार्ज कैरियर को यहाँ जाने में समय लगेगा, इस ड्रिफ्ट रीजन को पार करने में समय लगेगा, उतने समय के लिए बाह्य परिपथ में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। उतने समय के लिए बाह्य परिपथ में एक कांस्टेंट या एवरेज करंट फ्लो करेगा। तो आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ये तो होल करंट या कैरियर करंट था। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन करंट, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं बाह्य परिपथ की ओर जाते हैं तो वो उसके कारण एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। आप देखो कि बिल्कुल ही कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ जब ये मैक्सिमम पर पहुँचता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण एक करंट फ्लो करना शुरू करता है जो कि कांस्टेंट बना रहता है। तो एंड it continues to flow during the time in which charge carrier moving across space charge region। ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि चार्ज कैरियर द्वारा इस ड्रिफ्ट रीजन को पार करने में जितना समय लगेगा। द एक्सटर्नल एवरेज करंट बिकॉज ऑफ मूविंग होल इज डिलेड बाई 90 डिग्री रिलेटिव टू IOT, कि जो एक्सटर्नल जो एवरेज करंट है वो इस समय लगने के कारण, कितना समय लगेगा, एवरेज करंट है तो टाउ बाई 2 समय लगेगा। और यदि फेज डिफरेंस में बात करें तो ये IOT से
90 डिग्री के फेज शिफ्ट पर होगा। तो ये जो 90 है दूसरा वो है ये IET और IOT के मध्य 90। तो जो एक्सटर्नल करंट है वो IOT से 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर फ्लो करेगा, किसके अंदर, बाह्य परिपथ के अंदर। तो द एक्सटर्नल एवरेज करंट बिकॉज ऑफ मूविंग होल इज डिलेड बाय 90 डिग्री रिलेटिव टू IOT, कि IOT से 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर एक करंट फ्लो करेगा बाह्य परिपथ में। तो इस प्रकार, क्योंकि फाइनल करंट क्या है हमारा, जो बाह्य परिपथ में फ्लो करेगा वो फाइनल करंट रहेगा IET। तो इस प्रकार IET व हमारे RF वोल्टेज या अप्लाइड RF वोल्टेज के मध्य कुल अंतर कितना हो गया, 90 + 90 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो हंस टोटल ऑफ 90 + 90 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन RF सिग्नल एंड IET। तो हमारे जो एक्सटर्नल करंट और अप्लाइड RF सिग्नल के मध्य एक 180 डिग्री का अंतर आ जाता है, जानी तो एक नेगेटिव रेजिस्टेंस को पैदा करेगा। तो आने वाले स्लाइड में इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये इम्पैक्ट डायोड ऑपरेशन के ओसिलेशंस को इसमें दर्शाया गया है इस स्लाइड में, कि फिगर 2 शोज द बिल्डअप ऑफ माइक्रोवेव ऑसिलेशन इन द डायोड करंट एंड voltage when the diode is embedded in a resonant cavity and biased at breakdown। जब डायोड को ब्रेकडाउन या रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है और उसको एक कैविटी में रखा जाता है तो किस प्रकार ऑसिलेशन बिल्डअप होते हैं वो इस ग्राफ के द्वारा समझाए गए हैं। तो ऊपर वाले में वोल्टेज को दर्शाया गया है नीले रंग से कि ये, और नीचे वाले में करंट को दर्शाया गया है। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जहाँ ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो एक दूसरे के अपोजिट में ये दर्शाए गए हैं जो कि बिल्डअप होते हैं ओसिलेशन इस प्रकार से। क्लोजअप लुक देखेंगे तो ये वोल्टेज और ये करंट, तो वोल्टेज जहाँ पॉजिटिव है वहाँ करंट नेगेटिव है, जहाँ ये पॉजिटिव है ये वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है। ये क्लोजअप व्यू है उसी डायग्राम का। तो इस प्रकार हमारे करंट व वोल्टेज के मध्य 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। तो ये द फिगर 3 जो था हमारा ये क्या दर्शाता है, फिगर 3 शोज ए क्लोजअप ऑफ करंट एंड वोल्टेज आफ्टर ओसिलेशन हैव बीन स्टेबलाइज्ड, कि जब ओसिलेशन स्टेबलाइज हो जाते हैं तो उसके क्लोजअप व्यू को दर्शाया गया है जो कि क्लियर करता है कि वोल्टेज और जो करंट है वो हमारे 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होते हैं। दिस रिप्रेजेंट इन नेगेटिव AC रेजिस्टेंस। तो ये क्या दर्शाएगा, V/I रेशियो जब निकालेंगे V पॉजिटिव I नेगेटिव, V/I क्या हो गया, नेगेटिव। इस रीजन में निकालेंगे I नेगेटिव I पॉजिटिव और V नेगेटिव, तो V/I क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हर जगह हमारे जो रेजिस्टेंस जो निकल के आएगी वो ऋणात्मक रेजिस्टेंस आएगी। इस प्रकार हमारा डायोड किसका काम करेगा, एज एन ओसिलेटर हम इसको यूज कर सकते हैं। ऋणात्मक प्रतिरोध होने के कारण हम इसको ओसिलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या रहेगी, ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉलिड स्टेट डायोड एंड ट्रांजिस्टर हैव बीन डेवलप्ड फॉर द माइक्रोवेव यूज। इम्पैक्ट आयनाइजेशन अवलेंस ट्रांजिट टाइम फंक्शन एज एन माइक्रोवेव ओसिलेटर, की माइक्रोवेव ओसिलेटर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। यूज टू प्रोड्यूस कैरियर सिग्नल फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम, की कैरियर सिग्नल के रूप में पैदा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इम्पैक्ट कैन ऑपरेट फ्रॉम ए फ्यू गीगाहर्ट्ज टू फ्यू हंड्रेड गीगाहर्ट्ज, ये इसकी रेंज रहती है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट डायोड। इसमें हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी कि कंस्ट्रक्शन ये P+N या N+ स्ट्रक्चर का या N+P P- और P+ स्ट्रक्चर का होता है। और ये दो इफेक्ट पर आधारित होता है, एक तो एवलेंस ब्रेकडाउन प्लस में ट्रांजिट टाइम ऑपरेशन। एवलेंस ब्रेकडाउन के कारण तो चार्ज कैरियर पैदा हुए और ट्रांजिट टाइम के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में समय लगा, जिसके कारण क्या रहता है, एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। इस प्रकार एक 90 डिग्री का तो यहाँ आ जाता है इस जंक्शन पर, एक 90 का इसके कारण, कुल मिलाकर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है वोल्टेज और करंट के मध्य। तो इस प्रकार हमारा डायोड 100 नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है और हमारा एक ओसिलेटर के रूप में कार्य करता है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट डायोड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो आपको explain construction, working
एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट डायोड, ये क्वेश्चन है, इसको आपको विद इन 7 डेज हमारे जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर सबमिट करना है। यदि कोई आपकी क्यूरीज हैं तो आप उसके ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।